सूरज ने एक बार फिर से रिया को अपनी बाहों में भरकर उसके लबों को चूम लिया। रिया देर तक सूरज को प्यार से निहारती रही, फिर शर्मा कर बोली, हटो, अब जाने दो मुझे। इतनी रात गए तुम्हारे घर से निकलते किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। विपक्षी दल वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, एक मुद्दा मिल जाएगा उन्हें, तो फिर आज मेरे घर में ही ठहर जाओ, न जाने की जरूरत ही क्या है। अपनी वार्डन को कह दो कि ऑफिस में किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अनीता भी अभी 18 दिन से पहले नहीं आएगी, 10-20 दिनों की बात कहकर मायके गई है। उसके भाई के बेटे का मुंडन है न, ऐसे में मुझे किसी की परवाह नहीं। खूब मस्ती करेंगे हम दोनों। वाह क्या बात है। बीवी गई और प्रेमिका को घर में बुला लिया मिस्टर सूरज शेखर, देश के नामचीन खानदान के चश्मोचिराग और उभरते हुए युवा नेता जिनका नाम ही काफी है। सोचा है कभी किसी ने आपकी चोरी पकड़ ली तो राजनीतिक गलियारों में कैसा हंगामा मच जाएगा। रिया शरारती नजरों से देखती हुई बोली, चोरी तो तुमने की है मेरे दिल की। मैं तो चाहता हूँ न कोई अंदर आए और न कोई बाहर जाए, बस वक्त यही ठहर जाए, तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में रह जाओ। ओके, तो तुम बैठकर बॉबी फिल्म का गाना गाओ, मैं तो निकलती हूँ। वैसे भी तुम्हारे कहने पर आज जनता कर्फ्यू का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताया है, अब जाने दो मुझे। देखो रिया, आज मेरी बात मान जाओ, मेरे पास ही रुक जाओ। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, कितनी खांसी हो रही है, प्लीज रुक जाओ। ओके चलो रुक जाती हूँ। एहसान दिखाते हुए रिया रुक गई और पस में से खांसी की दवाई निकाल कर खा ली। फिर दोनों ने खूब मस्ती की। अगले दिन वह जाने लगी तो सूरज ने उसे फिर से रोका, यार जब एक दिन रुक गई हो तो 2-3 दिन और रुक जाओ न, क्या अंतर पड़ जाएगा। ओके रुक जाती हूँ। कोई विरोध किए बिना रिया ने सूरज के आगे सरेंडर कर दिया। दोनों फिर से प्यार की खुमारी में खो गए। रिया सूरज की प्रेमिका ही नहीं बल्कि जान भी है। शादी के पहले से ही वो रिया के करीब है। अनीता से उसकी शादी एक सूरज राजनीतिक समझौता थी। अनीता के पापा एक जाने माने नेता हैं। उन्होंने शादी के बदले सहयोग देने का वादा किया था, इसलिए सूरज को अनीता से शादी करनी पड़ी। अनीता घर में जरूर आ गई मगर सूरज और रिया ने मिलना नहीं छोड़ा। कहीं न कहीं रिया आज भी सूरज का पहला प्यार था। सूरज रिया के प्यार में पागल था। ऐसा मौका उन्हें रोज रोज नहीं मिल सकता था। सुबह से लेकर रात तक दोनों प्यार में डूबे रोमांस के लम्हों का आनंद लेते रहे। फिर दोनों ने बैठकर खूब वाइन पी। अब उन्हें जमाने का कोई होश नहीं रह गया था। सूरज का मोबाइल भी चार्जिंग खत्म होने के बाद कब बंद हो गया उसे पता ही नहीं चला। दोनों सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। प्यार की खुमारी टूटी तो अगले दिन सूरज को पता लगा कि बीती रात 12 बजे से पूरे देश में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उसने रिया को जगाया, रिया उठो, दिन के 10 बज गए, हम दोनों को तो होश ही नहीं रहा। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें पीजी छोड़ दूं। हाँ उठती हूँ, कहते हुए वो उठी और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सूरज ने उसे संभालते हुए उठाया तो उसके हाथ बहुत गर्म लगे। माथा छुआ तो वह भी तप रहा था। यह क्या रिया, तुम्हें तो बुखार है। सूरज घबरा गया। हाँ लगता है बुखार तेज है। सुनो मेरे पास में दवा होगी। कभी कभी मुझे सर्दी खांसी के साथ बुखार हो जाता है, मैं दवाएं हमेशा पास में ही रखती हूँ। सूरज ने उसे दवा खिला दी मगर शाम तक बुखार में कमी नहीं आई। वो बेहोश सी पड़ी थी। सूरज अजीब पसोपेश में था। वो यदि डॉक्टर को बुलाएगा तो लोग बातें बनाएंगे। सूरज मन ही मन बुदबुदाया, नहीं डॉक्टर को नहीं बुला सकता, उससे बेहतर है ओझा जी को बुला लूं जो सालों से हमारे वफादार हैं। झाड़ फूंक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। सूरज को उस समय यही उचित लगा और तुरंत उन्हें फोन किया। ओझा जी वैसे भी उसके घर आते जाते रहते थे और उनका घर भी पास में ही था, इसलिए तुरंत आ गए। उन्होंने रिया को बगल में बिठाकर कई तरह के झाड़ फूंक की प्रक्रियाएं पूरी की। कई तरह के मंत्र पढ़े और टोटकों का इस्तेमाल किया। इन सारे कामों में 3-4 घंटे लग गए। रिया की हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ ही रही थी। सूरज ने एक बार फिर से दवा देकर रिया को सुला दिया। वो रात सूरज के लिए बहुत बेचैनी भरी रही। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे पाठक जी याद आए जो सबों की कुंडलियां देखने से लेकर हवन और पूजा पाठ का काम करवाते थे। जब सूरज बच्चा था तो उसके पिता भी खासतौर पर पाठक को ही बुलाते थे। वे रिया और सूरज के रिश्ते के बारे में भी जानते थे और फिर विश्वासी भी थे।
इसलिए सूरज को विश्वास था कि उनके जरिए रिया के यहाँ होने की बात लीक होने की संभावना नहीं थी। पाठक जी ने सूरज को हवन करवाने की सलाह दी और इसके लिए एक लंबी लिस्ट बना दी। सूरज ने फटाफट अपने नौकर को लिस्ट में लिखी सामग्री लेने के लिए भेजा। लॉकडाउन की वजह से लिस्ट की कुछ चीजें नहीं मिल पाईं, मगर ज्यादातर चीजें आ गई थी। बाकी सामान सूरज ने किसी तरह घर से ही उपलब्ध करा दी और पाठक जी हवन की तैयारी करने लगे। तभी रिया उठी और सूरज को पुकारने लगी। सूरज दौड़कर रिया के पास गया। रिया ने परेशान स्वर में कहा, मैं क्या करूं सूरज, तबीयत बहुत खराब लग रही है, दवा भी असर नहीं कर रही है, प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को कैसे बुलाऊं रिया, समझ नहीं आ रहा। हम दोनों के रिश्ते को लेकर पूरे में हल्ला मच जाएगा। तबीयत तो मेरी भी खराब हो रही है, सुबह से ही जुकाम और खांसी है, इसलिए हवन भी करवा रहा हूँ। मुझे खुद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर फिर वही सवाल उठेंगे कि यदि कोरोना है तो कहाँ से आया। तुम्हारे साथ मेरे संबंधों का खुलासा करना पड़ेगा और यही मैं नहीं चाहता। 2 महीने बाद चुनाव है, मीडिया में तुरंत खबर फैल जाएगी और विपक्ष वाले मेरा नाम उछालने लगेंगे। वे तो मौके की तलाश में ही रहते हैं। उस पर अनीता के पापा इस मसले को बहुत आगे तक ले जाएंगे। लॉकडाउन के बाद घर के बाहर पुलिस और मीडिया भी कहीं न कहीं मेरे घर पर नजर रखे ही हुए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे समय में नेताओं के घर ताक झांक करने की बुरी आदत होती है। तुरंत न्यूज चैनलों में ये खबर बार बार प्रसारित होने लगेगी कि हमदर्द पार्टी के युवा नेता सूरज शेखर के घर में यह महिला कौन थी, इसे कहां ले जाया जा रहा है। इस बार मेरे जीतने की पूरी उम्मीद है। मैंने इतनी समाज सेवा की है, लोगों के बीच गया हूँ, गरीबों की बस्ती में भी अनाज बांटे हैं, किसानों के लिए इतना कुछ किया है, सब 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। सूरज रिया से अपनी मजबूरी बता रहा था। इधर रिया फिर से सो चुकी थी। सूरज अंदर से भयभीत हो रहा था, मगर मन में एक आस थी कि शायद हवन करवाने से सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। 2-3 घंटे हवन में लगे। पाठक जी ने सारी मुसीबतों को भगा देने का आश्वासन दिया और चले गए। इधर सूरज के शरीर में भी कोरोना के लक्षण तेजी से बढ़ने लगे थे। रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। सूरज समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, किसी डॉक्टर को बुलाए या खुद हॉस्पिटल चला जाए एडमिट होने, या फिर इमरजेंसी नंबर में कॉल करे। रिया की हालत तेजी से खराब होने लगी थी। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे खुद बुखार महसूस होने लगा था। किसी तरह रात बीतने का इंतजार कर रहा था कि सुबह 4 बजे के करीब रिया की धड़कनें रुक गईं। रिया जा चुकी थी। सूरज का सिर चकराने लगा। ये सोचकर वो बहुत डर गया कि अगला नंबर उसी का है। अब भी लापरवाही बरती तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। बदनामी का डर इसी तरह हावी रहा तो रिया की तरह वो खुद भी जान से हाथ धो बैठेगा। जान है तो जहान है। उसने मास्क और ग्लव्स पहनकर जल्दी से अपने पुराने विश्वास पात्र नौकर दीनू काका की मदद से रिया को एक बड़े संदूक में डाला और किसी तरह पीछे की तरफ ग्राउंड में ले जाकर गाड़ दिया। बुखार की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। इसके बाद उसने जल्दी से इमरजेंसी में कॉल किया और फिर सुबह सुबह उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई। अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते सूरज को बेहोशी सी आ गई। बेहोशी की हालत में उसने महसूस किया जैसे रिया सामने खड़ी है और रोते रोते कह रही है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसका अंजाम तुम्हें भोगना ही होगा।